नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और बायोलॉजी की ये हमारी यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स की पहली क्लास है, जिसमें हम यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम जो कि होने वाला है आगामी कुछ महीनों में, उसके रिगार्डिंग बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा, आपका बायोलॉजी का 50% सिलेबस कवर हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 50%, यानी बायोलॉजी को सिर्फ 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और पूरी बायोलॉजी जो है उन 2 वीडियो में ही आपकी कवर हो जाएगी। आपको अन्य पर्याप्त सोर्सों से बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी ओर से आपको गारंटी दी जाती है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान का परिचय हम बेसिकली जान लेते हैं क्या है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने। कब किया था? 1801 में। आप लैमार्क के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ट्रेविरेनस को आपने कम सुना होगा। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1801 में। और जीव विज्ञान होता क्या है? जिसमें स्टडी की जाती है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। जीवित प्राणियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के तहत किया जाता है उसको कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का सबसे पहले जो अध्ययन है वो किया था अरस्तू ने। आप ये तस्वीर देख रहे हैं अरस्तू की, इसलिए अरस्तू को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और इनकी एक बुक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमिलियम, ठीक है। हिस्टोरिका एनिमिलियम, एनिमिलियम का मतलब होता है जंतु से संबंधित, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा जाता है। एक शाखा कहलाती है, बायोलॉजी को कितनी शाखाओं में बांटा जाता है? 2 में। एक कहलाती है जूलॉजी और एक कहलाती है बॉटनी। जूलॉजी का जो अध्ययन सबसे पहले किया था वह भी अरस्तू ने किया था, और अरस्तू को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ठीक। बॉटनी का सबसे पहले अध्ययन किया था थियोफ्रेटस ने, और इनकी एक बुक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटनियम। प्लांटनियम क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉटनी का अध्ययन किया था, इस वजह से इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटनियम। और थियोफ्रेटस को बॉटनी का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अगला क्या है हमारा, एक जीवित प्राणियों के जो गुण होते हैं उनको हम जान लेते हैं क्या होते हैं। जीवित प्राणियों के 3 गुण होते हैं। सबसे पहले उनमें प्रजनन पाया जाता है, वृद्धि एवं विकास पाया जाता है, और उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं। देखो, प्रजनन में क्या होता है, जब कोई प्राणी अपने वंश को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत बढ़ाता है तो उसको कहते हैं प्रजनन, ठीक है। ये प्लांट्स में भी होता है और ये जो एनिमल होते हैं हमारे उनमें भी होता है, ठीक है। कह सकते हैं हम कि ये पौधों में और जंतुओं दोनों में पाया जाता है प्रजनन। उसके बाद वृद्धि एवं विकास भी होता है दोनों में, उपापचय क्रियाएं भी पाई जाती हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये सीड है, ठीक है। इसका जब जर्मिनेशन होता है, या हम कह सकते हैं जब ये जमता है तो इसमें अंकुर निकलता है, उसके बाद ये छोटा सा प्लांट बनता है, फिर ये पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार से क्या होता है, ये लार्वा होता है, लार्वा से कीट का निर्माण होता है, ये फिर पूरा डेवलप कीट बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार से ये हमारा एम्ब्रियो होता है, और जाइगोट होता है यानी युग्मनज होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण, फिर बेबी बनता है, और फिर पूरी बॉडी बन जाती है यानी पूरा ह्यूमन बन जाता है। तो इसको कहते हैं वृद्धि एवं विकास। एक और प्रजनन के जो प्रकार होते हैं उनको हम जान लेते हैं क्या होता है, ठीक। प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन कहलाता है, एक अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग लेते हैं उसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन, और जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग नहीं लेते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि लैंगिक प्रजनन में मतलब कैसे पहचान की जाए। देखो, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, मेल का स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं और फीमेल का ओवम जिसको अंडाशय कहते हैं, ये भाग लेते हैं। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है युग्मनज, ठीक है। युग्मनज का मतलब होता है दोनों का युग्म। उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की जब डेवलप अवस्था बनती है तो क्या बनता है? बेबी। बेबी कैसा होता है? बेबी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन को आप एक साधारण से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो क्लोन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डॉली जो है भेड़ बनाई गई थी, क्लोन की सबसे पहली भेड़ जो थी डॉली थी, क्लोन, ठीक है। तो क्लोनिंग की जो प्रोसेस होती है वो अलैंगिक प्रजनन के तहत आती है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है वह होती है असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, और
जाइगोट से यानी युग्मनज से बेबी बनने की जो प्रक्रिया होती है वह होती है समसूत्री। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है असूत्री कोशिका विभाजन से, और समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, जाइगोट से बेबी बनता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले आर्टिकल कहें या टॉपिक कह लेते हैं हम। लैंगिक प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं? लैंगिक प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक लैंगिक प्रजनन और एक होता है हमारा बाह्य लैंगिक प्रजनन। आंतरिक लैंगिक प्रजनन में सीधे सीधे मेल और फीमेल भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाह्य लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, आपने एक टेक्नोलॉजी सुनी होगी IVF टेक्नोलॉजी, काफ़ी चर्चा में रहती है, जिसको इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो बेबी होता है उसका परख नली के अंदर प्रजनन होता है पहले। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम, देखो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को किसी टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में रखकर फिर उसके बाद एक अन्य मदर होती है सेरोगेट मदर, उसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो इसको कहा जाता है बाह्य लैंगिक प्रजनन। ठीक है, उसके बाद उपापचय क्रियाओं की बारी आती है। उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अपचय और एक होती है उपचय। अपचय का मतलब होता है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक में हम समझ सकते हैं कि इसमें फूड मटेरियल क्या होता है, कट होता है। कट, कैटा से क्या समझ सकते हैं, कट होता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि कैटाबोलिक यानी अपचय जो क्रिया होती है उसमें फूड मटेरियल क्या होते हैं, टूटते हैं। उसके बाद जो उपचय रिएक्शन होती है जिसको एनाबोलिक कहते हैं। एनाबोलिक, एना का मतलब होता है जुड़ना, और जब फूड मटेरियल जुड़ते हैं तो क्या होता है, तो एनाबोलिक रिएक्शन कहलाती है या उपचय रिएक्शन कहलाती है। पाचन और श्वसन जो हैं ये अपचय क्रियाएं हैं या कैटाबोलिक क्रियाएं। पाचन में क्या होता है, फूड मटेरियल टूटते हैं, और श्वसन में क्या होता है, श्वसन में भी फूड मटेरियल टूटते हैं। ठीक है, आप इस इमेज को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है एनाबोलिक, यानी इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं फूड मटेरियल। और कैटाबोलिक में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं यानी टूट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, ये तो एनर्जी ग्राफ है। उसके बाद नंबर आता है हमारा कोशिका का। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से किसी हाउस की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, ईंट होती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जब विभिन्न कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है, विभिन्न कोशिकाएं मिलती हैं तो बनता है हमारा एक टिश्यू या टिश्यू, जिसको ऊतक कहते हैं। और इसी प्रकार जैसे मकान में क्या होता है कि दीवार में जब ईंटें मिलती हैं बहुत सारी तो एक दीवार बनती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में क्या होता है, जब कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। और ऊतक मिलकर क्या निर्माण करते हैं, ऊतक से बनता है ऑर्गन यानी अंग बनता है, और अंग को हम रूम मान सकते हैं अपने हाउस का। उसके बाद ऑर्गन से बनती है बॉडी, बॉडी को हम अपना हाउस मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले बनता है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी। ये क्रम है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। बॉडी डेवलप होने का क्रम क्या होता है, तो बॉडी डेवलप होने का क्रम CTOB आप कह सकते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी। ठीक, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी और सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। उसके बाद कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो है अंडर डेवलपमेंट सेल होता है। ठीक है, या कम डेवलपमेंट कह सकते हैं हम। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो अंडर डेवलपमेंट होता है, या कह सकते हैं हम कि अविकसित होता है। उसके बाद इसमें जो श्वसन होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है प्रीकैरियोटिक में, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या एनर्जी हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद कुछ अंतर और होते हैं, जैसे इसमें सेंटर पाया जाता है यानी केंद्रक पाया जाता है, और रिक्तिका भी पाई जाती है। एक शब्द होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद गोल्जी बॉडी पाई जाती है और लाइसोसोम भी पाया जाता है इसमें। और जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कुछ ही चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है 70S टाइप का और मीसोसोम, बस। बाकी और जो भी कोशिका के ऑर्गन होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम को एक
प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो क्या कहलाती है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। उसके बाद लाइसोसोम के बारे में भी एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं आरबीसी का, यानी आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं लाइसोसोम को। उसके बाद नंबर आता है विटामिन का। विटामिन क्या है, विटामिन जो है हमारी कार्बनिक यौगिक कहलाती हैं, यानी सभी विटामिन जो हैं वो क्या हैं, वो कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में आपको पता होगा कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो सभी विटामिन जो हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन विटामिन डी, देखो विटामिन क्या होता है, विटामिन अधिकतर एक्सटर्नल फूड मटेरियल से प्राप्त होते हैं, यानी बाह्य खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर में होता है। विटामिन के और विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो कैज़मिन फंक ने किया था 1911-12 में, ठीक है। विटामिन के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी और ई के। उसके बाद कई बार एग्ज़ाम में विटामिन की कमी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसको जीरोपेथलेमिया भी कहते हैं, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। उसके बाद विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है, और ऑस्टिमलेशिया भी होता है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता की कमी होती है और मांसपेशियां भी कमज़ोर होती हैं। उसके बाद नंबर आता है विटामिन के का। विटामिन के में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसके बाद ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। विटामिन B1 की कमी से तो बेरी ही होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है कोलाइसिस। उसके बाद विटामिन B3 की कमी से जो स्किन रोग होते हैं और बालों का जो कलर सफ़ेद हो जाता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, और जनन क्षमता की कमी भी विटामिन B3 की कमी से मानी जाती है। विटामिन B5 जिसको पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं, उसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। उसके बाद विटामिन B9 इसमें भी एनीमिया होता है, और विटामिन B12 इसमें भी एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रकार हमने जाना विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद हम विटामिन के नाम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल जो विटामिन है हमारी A, B, C, D, E, K, इनको देख लेते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है, और इसको एंटी इन्फेक्टियस विटामिन बी कहते हैं, यानी इन्फेक्शन को कर्व करने वाली विटामिन बी कहते हैं किसको, विटामिन ए को। उसके बाद विटामिन बी को कहते हैं थायमीन, और विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और विटामिन के को कहते हैं फिलोकेनॉन या नेप्टोक्योनान। उसके बाद विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स नेम है उनको हम जान लेते हैं। विटामिन B1 का नाम तो थायमीन है, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 जिसको निकोटिन एसिड भी कहते हैं, और विटामिन B5 पेंटोथोनिक एसिड या नियासिन, ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या है, ये स्वप्न को याद रखने में सहायक होती है। जिस व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी होती है वो क्या होते हैं, वो स्वप्न को जल्दी भूल जाते हैं, और जिस व्यक्ति में विटामिन B6 की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है वो क्या करते हैं, उन्हें स्वप्न अधिक याद रहता है। विटामिन B7 जिसको विटामिन H भी कहा जाता है, या जिसका अन्य नाम क्या है, बायोटीन भी इसको कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बायोटीन कौन सी विटामिन कहलाती है, तो विटामिन B7 जो है वो बायोटीन कहलाती है, और इसका एक अन्य नाम होता है विटामिन H भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा विटामिन B9 या B11 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, जिसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। तो जिस व्यक्ति में विटामिन B9 या B11 की कमी होती है उसको एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है हमारा विटामिन B12 का, जिसको साइनोकोबालामीन कहा जाता है, और इसमें कोबाल्ट 60 पाया जाता है। उसके बाद जीवों के वर्गीकरण की बात की जाए तो जीवों के वर्गीकरण को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था। इसी कारण टैक्सोनॉमी का फादर जो है, यानी जैव वर्गीकरण का जो फादर है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, और इन्होंने 2 नाम पद्धति यानी द्विनाम पद्धति दी थी। इन द्विनाम पद्धति में क्या था
एक तो एनिमल थे और एक प्लांट थे, यानी जंतु और प्लांट्स, इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा था, जंतु में और प्लांट में। इसीलिए इनको द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसको हम हरित लवक कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज़, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद प्लांट सेल में क्या होता है, रिक्तिका होती है जो काफ़ी बड़ी होती है, और एनिमल सेल में रिक्तिका नहीं पाई जाती। उसके बाद क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट सेल, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जबकि एनिमल सेल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, इनमें एनिमल सेल का एक इम्पॉर्टेंट गुण ये होता है कि इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये हमने जाना प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। उसके बाद जो R.H. विटकर हैं, एक अन्य जैव वर्गीकरण विज्ञान वैज्ञानिक हैं, R.H. विटकर, इन्होंने 5 नाम पद्धति दी थी, यानी 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो दिया था R.H. विटकर ने। सबसे पहला इसमें है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है वनस्पति और पाँचवा है जंतु। मोनेरा में क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका रखने वाले सभी जीव, जो हमने पहले डिस्कस किया अभी, सभी जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं वो पाए जाते हैं मोनेरा में, और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं अवशोषण के द्वारा। उसके बाद नंबर आता है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक कोशिका वाले सभी ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक कोशिका रखते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और अपना भोजन ये भी कैसे प्राप्त करते हैं, अवशोषण से प्राप्त करते हैं, उनको रखा जाता है प्रोटिस्टा में। उसके बाद नंबर आता है कवक का या फंगस का। फंगस में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, बहुकोशिका वाले, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनमें पौधों और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे वनस्पति का, जो कि यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। वनस्पति में क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। इसके साथ साथ ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, यानी प्लांट्स जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इस कारण इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर आता है हमारा जंतु का। जंतु जो कि यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अलावा इनमें पाचन का गुण पाया जाता है। उसके बाद हम जो हमारे एग्जाम्पल हैं इनके देख लेते हैं, फंगस के और प्रोटिस्टा के, मोनेरा के। देखो, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ और एल्गी। एल्गी शैवाल जो होते हैं हमारे, शैवाल आपने देखा होगा, शैवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और जो मोनेरा के अंदर आते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं, और जो क्या कहते हैं हमारे नील हरित शैवाल जो होते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा के तहत। उसके बाद फंगस में जैसे मशरूम है, ईस्ट है, ये आते हैं फंगस में। और प्लांट में तो आपको पता ही है, ट्री आते हैं, और एनिमल में तो सभी इंसेक्ट और सभी प्रकार के एनिमल, ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है। ठीक है, ये हमने जाना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अगला जो है हमारा वो पाचन है। पाचन की जो स्टेप है वो 5 प्रोसेस में पूरी होती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर अपशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर मल परित्याग। यानी सबसे पहले क्या होता है, भोजन को इंजेशन किया जाता है, यानी अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर डाइजेशन होता है उसका, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और डिफेक्शन होता है। देखो, अंतर्ग्रहण तो आप समझते ही होंगे कि जब भोजन को अंदर शरीर में ले जाया जाता है तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण, जो कि माउथ के द्वारा पूरा होता है। उसके बाद डाइजेशन की जो क्रिया है वो पूरी होती है हमारी आंत के द्वारा। आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के द्वारा पूरी होती है। विशेषता पाचन जो है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। और अवशोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब ये होता है जब जो जितनी शरीर को, बॉडी को आवश्यकता है उतना एब्जॉर्ब कर लेना, बाकी जो है बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीट कर देना, यानी आगे बढ़ा देना, तो उसको कहते हैं अवशोषण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि शरीर के सभी कोशिकाओं को जितनी आवश्यकता होती है वह उतनी एनर्जी ले लेती हैं, बाकी को वह उत्सर्जित कर देती हैं। और मल परित्याग में जो भी वेस्ट होता है उसको डिफेक्ट कर दिया जाता है, बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब सही है। देखो, पैनक्रियाज जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का,
जिसको अग्नाशय कहा जाता है हिंदी में, इसमें 3 एंजाइम बनते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पैनक्रियाज के एंजाइम अगर आपको याद रखने तो आपको ये याद रख लेना कि ये टाल होता है, ठीक है। टाल का मतलब क्या होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम जो हैं वो पैनक्रियाज में बनते हैं। इसके अलावा एक इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है वो भी पैनक्रियाज में बनता है। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो व्यक्ति में क्या होता है, डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन की कमी किसी व्यक्ति के शरीर में है तो डायबिटीज़ का रोग उसे हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है हमारा अमाशय का। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में बनता है हमारा RPL एंजाइम। R का मतलब है रेनिन, P का मतलब है पेप्सिन और L का मतलब है लाइपेज। ये किस में बनते हैं, अमाशय में। अमाशय जिसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, स्टोमक जिसे कहते हैं, यानी जो पेट होता है उसमें 3 एंजाइम बनते हैं, RPL, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। इसके साथ साथ अमाशय में एक अन्य HCl जिसे हाइड्रोक्लोराइक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी बनता है, जो कि भोजन के बेसिक माध्यम को एसिड में बदल देता है, यानी भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। उसके बाद नंबर आता है लीवर का। लीवर की इम्पोर्टेंस क्या है, लीवर में एक रस बनता है जिसको बाइल जूस कहते हैं या पित्त रस कहते हैं। देखो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस पित्त रस का जो भंडारण है या स्टोरेज है वो होता है गाल ब्लेडर में या पित्ताशय में। तो पित्त रस के बारे में आपको याद रखना है कि पित्त रस का निर्माण होता है लीवर में, और जबकि ये एकत्र होता है गॉल ब्लैडर में। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो छोटी आंत होती है इसमें कौन कौन से एंजाइम बनते हैं। छोटी आंत के तो पहले तो हम 3 पार्ट जान लेते हैं कौन कौन से हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसमें जो एंजाइम बनते हैं वो बनते हैं इन्वर्टेज, माल्टेज और सुक्रेज और लैक्टेज। IMSL जो है वो छोटी आंत के एंजाइम हैं जिनको हम IMSL भी कहते हैं, यानी इन्वर्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये बनते हैं हमारे छोटी आंत में। उसके बाद नंबर आता है अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स तो अब लगभग गायब होती है और एनस के द्वारा क्या होता है, मल परित्याग कर दिया जाता है, ठीक है, यानी जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है सिलेबरी ग्लैंड। सिलेबरी ग्लैंड क्या होता है, जो हमारी लार होती है, लार ग्रंथियाँ, इनमें एक लाइपेज पाया जाता है, ठीक है। लाइपेज जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, सिलेबरी ग्लैंड में पाया जाता है लाइपेज, ठीक। लाइपेज जिसका काम होता है वसा का पाचन करना, ठीक है। उसके बाद जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं ट्रिप्सिन का काम क्या होता है। ट्रिप्सिन का काम ये होता है कि प्रोटीन का पाचन करना। और अमाइलेज का काम क्या होता है, अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को माल्टेज में बदलना, यानी जो स्टार्च होती है, स्टार्च एक विशेष प्रकार की शर्करा होती है, उसको माल्टेज में बदलने का काम करता है अमाइलेज। और लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम होता है फैट का पाचन करना या वसा का पाचन करना। उसके बाद ये आप देख रहे हैं छोटी आंत के जो 3 भाग दिखाए गए हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और ये स्टोमक है, ये कोलन है, ठीक है, बड़ी आंत। उसके बाद नंबर आता है मानव उत्सर्जन तंत्र का। देखो उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता कब क्यों पड़ती है, उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब मनुष्य भोजन करता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। और एनर्जी जितनी आवश्यक होती है उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। अब इन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, किसी तंत्र की आवश्यकता होगी, और इसी तंत्र को कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया हो सकती है, पसीना हो सकता है जिसमें साल्ट और वाटर होता है। इन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसको मानव उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। आप मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले त्वचा। देखो त्वचा से क्या होता है, पसीने का उत्सर्जन होता है जिसमें साल्ट और वाटर पाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है फेफड़े का। फेफड़े में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। उसके बाद नंबर आता है यकृत का, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर का काम क्या होता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो भी शरीर में हमारे अमोनिया होती है उसको ये यूरिया में बदल देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑरेंथिन साइकिल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑरेंथिन साइकिल क्या है। तो ऑरेंथिन साइकिल वह प्रोसेस है जिसमें शरीर का जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। उसके बाद नंबर आता है किडनी का, जिसको वृक्क कहा जाता है। ये रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, या ब्लड प्यूरीफायर किसे कहलाते हैं, ब्लड प्यूरीफायर कहलाता है किडनी। और
किडनी का काम क्या होता है, ये यूरिन के माध्यम से यूरिया को बाहर निकालता है। ठीक, यूरिया को बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से किडनी। उसके बाद नंबर है आंत का। आंत का काम होता है जो भी वेस्ट है उसको डिफेक्ट करना, यानी उसको शरीर से बाहर निकालना। ये आप किडनी की संरचना देख रहे होंगे, तस्वीर यानी इमेज में जो किडनी है। देखो, किडनी के लिए पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किडनी से लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है किडनी की बेसिक इकाई है, या कह सकते हैं हम स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है मेडुला। मेडुला क्या होता है, मेडुला किडनी की आंतरिक परत होती है, और कॉर्टेक्स, ये मेडुला, एक मिनट, ये मेडुला है और ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहते हैं बाह्य परत को, और मेडुला कहते हैं आंतरिक परत को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है किडनी में, यानी एड्रीनल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं किडनी पर। ठीक है, और यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है वाटर क्वालिटी पर और ह्यूमन की जो सिचुएशन है, या उसकी बॉडी की जो सिचुएशन है उसके आधार पर। बेसिकली ये होता है 4.8 से 8.4 के बीच में। और नेफ्रॉन जो हमने अभी बताया था कि ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन की संख्या लाखों में, करोड़ों में होती है, ये आपको भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेफ्रॉन में एक संपुट पाया जाता है जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल जो है वो कहाँ पाया जाता है। बोमेन कैप्सूल पाया जाता है नेफ्रॉन में, जो कि किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है। और इसी बोमेन कैप्सूल में एक लूप पाया जाता है जिसका नाम होता है हेनले लूप। यह भी किडनी में ही पाया जाता है। हेनले लूप जो है कई बार पूछा गया है कहाँ पाया जाता है, तो हेनले लूप जो है वो किडनी में पाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है हमारा उत्सर्जन के आधार पर जो जीवधारी हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है। उत्सर्जन के आधार पर जो जीवधारी होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अमोनियोटैलिक, उसके बाद यूरियोटैलिक और उसके बाद यूरिकोटैलिक। अमोनियोटैलिक में क्या होता है, ये जो जीवधारी होते हैं वो सीधे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी अमोनियोटैलिक जीवधारी वे जीवधारी होते हैं जो अपने बॉडी से सीधे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं मछली। मछली क्या होता है, आपने देखा होगा मछली कहीं भी जब बिकती होती है तो काफ़ी स्मेल आती है, तो वो स्मेल जो होती है वो किसकी होती है, वो होती है अमोनिया की। और इन प्राणियों को क्या होता है, सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद नंबर आता है हमारा यूरियोटैलिक का। ये जो जीवधारी होते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी इनको जल की आवश्यकता होती है लेकिन अमोनियोटैलिक से कम होती है। जैसे मानव, ठीक है, मानव क्या करता है, यूरिन के माध्यम से यूरिया को एक्सक्रीट करता है या उत्सर्जित करता है। उसके बाद नंबर आता है हमारा यूरिकोटैलिक का। ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड इन प्राणियों को क्या होता है, या इन जीवधारियों को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर। जैसे पक्षी, कोई पक्षी है उसको जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, बाकी अमोनियोटैलिक और यूरियोटैलिक की अपेक्षा में, और सरीसृप भी इसकी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारा श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र में क्या होता है, श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र सांस से संबंधित अंग है, और इसमें 2 प्रकार के श्वसन तंत्र मतलब श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, नाक भाग लेता है, स्वर यंत्र भाग लेता है, और श्वास नलिका भाग लेती है, और जो फेफड़े के अंदर जो पाए जाते हैं वाल्व वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का काम जो होता है वो करता है श्वसन तंत्र। एक बार पहले हम जान लेते हैं श्वसन के प्रकार कौन कौन से हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है। और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि ऊर्जा की एक इकाई होती है, और बहुत बड़ी मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है। और जब बहुत बड़ी मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है तो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में एंजाइम का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा
तो क्या होगा, जब ऑक्सीकरण ही कम होगा तो एनर्जी भी कम बनेगी। तो इस अनाक्सीय शोषण में क्या होता है, ऊर्जा कम बनती है और एंजाइम का प्रयोग भी कम होता है। यहाँ पर कम होना चाहिए था, कम होता है, ठीक है। जब एनर्जी कम बनेगी तो उसके पाचन के लिए एंजाइम भी कम प्रयोग होंगे। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में अंतर जाना। ऑक्सीय शोषण को कोशिकीय शोषण भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ऑक्सीय शोषण को कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। और ऑक्सीय शोषण हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है और अनाक्सीय शोषण हमेशा साइटोप्लाज्म में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हमने जाना शोषण के बारे में। उसके बाद 1 मिनट, हाँ यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या है। ये हमारा श्वसन चैम्बर है, या हम कह सकते हैं श्वसन तंत्र है पूरा, ठीक है। इसमें फेफड़े आते हैं हमारे, नसल चैम्बर आता है, स्वर यंत्र आते हैं, श्वास नलिका आती है, ये सभी हमारे आते हैं श्वसन तंत्र में। उसके बाद श्वसन तंत्र के अलावा एक इम्पॉर्टेंट शब्द होता है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। सांस लेना क्या होता है, सांस लेना में देखो श्वसन होता है सेल के अंदर और सांस लेना होता है सेल के बाहर, ठीक है। और सांस लेने में क्या होता है, नो एनर्जी फॉर्मेशन होता है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं बनती है और कोई भी एंजाइम इसमें नहीं बनता है, ठीक है, जो सांस हम लेते हैं। देखो श्वसन होता है सेल के अंदर और सांस लेना और छोड़ना होता है श्वसन सेल के बाहर। तो ये हमने जाना श्वसन तंत्र के बारे में। उसके बाद में एक लास्ट में हमें डिस्कस करना है, हाँ ये है हमारा कि जीवों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर होता है, या जीवों की उत्पत्ति के लिए किस आधार को माना जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एटम, हमारा एटम जिसको हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद बनता है हमारा मॉलिक्यूल जिसको हम अणु कहते हैं। यानी जीवों के डेवलप होने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एटम से बनता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बनता है सेल, जो हमने अभी डिस्कस किया था। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है बॉडी, बॉडी से बनता है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ तक की जो बात थी वो थी इंडिविजुअल की, यानी व्यक्ति जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति या व्यक्तिगत, केवल एक। उसके बाद बनता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जब विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल मिलते हैं तो वह कहलाता है पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए एक जीव है कोई एलिफेंट हम मान लेते हैं, जब बहुत सारे एलिफेंट मिलते हैं तो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बनती है। उसके बाद कम्युनिटी में क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन मिलती है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए एलिफेंट है और हॉर्स है और हम मान लेते हैं बफेलो, ये मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कम्युनिटी मिलकर। यानी डिफरेंट टाइप की जब पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी का निर्माण होता है या समुदाय का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी मिलती हैं यानी तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा इकोसिस्टम। और जब विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं तब बनता है हमारा बायोम, और जब विभिन्न प्रकार के बायोम मिलते हैं तब बनता है हमारा बायोस्फीयर। तो ये हमने जाना कि जो जैव मंडल है हमारा उसके बनने की प्रक्रिया क्या थी। इससे भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले क्या डिस्कस किया, जीव विज्ञान का परिचय। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जीवित प्राणियों के जो गुण हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रजनन के प्रकार, फिर हमने जाना लैंगिक प्रजनन के प्रकार, फिर उपापचय क्रियाएं जानी। उसके बाद हमने जाना कोशिका क्या है। उसके बाद हमने विटामिन्स को समझा। उसके बाद हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम जाने। उसके बाद हमने जीवों का वर्गीकरण देखा। फिर आर.एच. बिटकर की 5 किंगडम प्रणाली देखी। फिर पाचन तंत्र को हमने समझा। उसके बाद हमने मानव उत्सर्जन तंत्र को जाना और मानव उत्सर्जन के आधार पर हमने जीवधारियों का वर्गीकरण देखा। उसके बाद हमने श्वसन तंत्र देखा। उसके बाद हमने श्वसन के प्रकार को जाना। तो बस आज की डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।